हो गया न्यू इन्वेस्टमेंट्स, एक हो गया रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है इन जनरल? हाँ, जीडीपी फॉर्मूले में आई आता था ना एक, वो आई किस चीज़ को डिनोट करता था? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो है। जैसे हम यूँ कहते हैं जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई, ऐसे करते हैं ना हम। एक सेकंड देखो, एक सेकंड, मैं एक जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, जी प्लस सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, है ना? ऐसा कुछ। जी क्या है? गवर्नमेंट ने खर्चा करा। ये सी क्या है? मतलब किसने खर्चा करा? हाउस होल्ड ने खर्चा करा। ये किसने खर्चा करा? प्राइवेट लोगों ने खर्चा करा। इन्वेस्टमेंट क्या है? प्राइवेट लोगों का खर्चा है ना? मैं ये मतलब इस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है? इन्वेस्टमेंट क्या है? प्राइवेट लोगों द्वारा करा हुआ खर्चा है, जो कि डायरेक्ट कंजम्पशन में नहीं आ रहा है ना, वो किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में लग रहा है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है दो टाइप की हो सकती हैं। क्या या तो आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, और क्या कि इन्वेस्टमेंट से आपने जो भी कैपिटल करा है, जो भी हम बनाते हैं वो क्या है, एक फिक्स कैपिटल टाइप का हम कुछ बना लेते हैं, ठीक है? हमने जो भी कैपिटल बनाई है इसकी एक डेप्रिसिएशन होगी, हर साल ये डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना होता है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं? हम दो टाइप की चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एक तो हम नया इन्वेस्ट करते हैं, और एक रिप्लेसमेंट कैपिटल होती है। रिप्लेस करते हैं जो पुराना डेफिसिट है, जो डेप्रिसिएशन आया है, उसको उसके रिप्लेसमेंट में, उसके एवज में हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, है ना? वो है जी, हाँ। तो ये जो चीज़ है रिप्लेसमेंट कैपिटल उसको कहते हैं, ठीक है? ये जो चीज़ है, हम ये कह रहे हैं कि नया इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 साल के लो पर है, ठीक है? अब ये तो पुराने सिस्टम को चलाए रखने के लिए बस चाहिए होता है ना? ये क्या चीज़ है? ये बताएगा कि हम और एक्स्ट्रा क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी बना रहे हैं हमारी इकॉनमी में। मैंने एक रूल ऑफ थंब बताया था कभी कि फिलहाल इन्वेस्टमेंट से हमें कितना जीडीपी मिलता है, कुछ आइडिया है? यहाँ से कितना प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हमें यहाँ से मिल रहा है, कितना यहाँ से मिल रहा है, ऐसा करके। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से खाली 10% के आसपास मिलता है जीडीपी कंट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? यहाँ से। कंजम्पशन ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़े नंबर किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? लोगों के कंजम्पशन से आ रहा है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, कुछ आइडिया? 60%, और लगभग 30% यहाँ से आता है। 1-2% है कि यहाँ से आता है, बस। हम तो उल्टा मतलब ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ज़्यादातर इस तरह देखो ना, ज़्यादातर मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो हैं हम लोगों में आपस के बीच में हो रहे हैं। हर बार जब मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, एक सर्विस क्रिएट होती है या कोई ट्रेड क्रिएट होता है ना? तो हर बार ये जो पैसा एक्सचेंज हो रहा है, कुछ नया क्रिएट हुआ ना, है ना? कुछ प्रोडक्शन हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना, राइट? तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ से मिलता है, कंजम्पशन से। अब इंडिया में जनरली 30% के आसपास रहता है। पिछले कुछ टाइम में 28% के आसपास आ गया है। पिछले 10-15 साल में जो हाईएस्ट गया है वो 35% के आसपास तक गया था, ठीक है? जो 35% था उस समय, मतलब आर्टिकल्स ऐसे आते थे कि हमें एडिशनल हर 1% एडिशनल ग्रोथ के लिए 5% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? एक रूल ऑफ थंब है क्या कि अगर देश को 7% एक्स्ट्रा ग्रो करना है, हमारी एक नेचुरल ग्रो करने की टेंडेंसी होगी 3-4% की, उस पर 7-8% एक्स्ट्रा ग्रो करना है। अगर 10% बियॉन्ड ग्रो करना है, हमें ये जो आई है, आई को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? आई के बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इससे क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया आगे के लिए। हाँ, अभी जब प्रोड्यूस, मतलब यहाँ जो इन्वेस्ट करा गया वो किसी फॉर्म में करा गया ना। इन्वेस्टमेंट क्या है? मान लीजिए 99 नोट्स इन्वेस्ट कर रहा है ना? हमने किस में इन्वेस्ट करा? एसी में कर लिया, पंखे में कर लिया, कुर्सियों में कर लिया, स्क्रीन में कर लिया। अब ये भी तो कहीं प्रोड्यूस हुआ है ना? तो ये अपने आप में एक किस्म का कंजम्पशन है ना? आगे के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, और जहाँ पे भी इन्वेस्ट करा गया है उसको ऑपरेट करने के लिए नई, मतलब वो सर्विसेज क्रिएट हो गए, है ना? तो आई क्या है? आई के मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, इसलिए ज़्यादातर इकोनॉमीज ये चाहती हैं कंजम्पशन ना करके इन्वेस्टमेंट हो, लोग जेब में संभाल के ना रखें, ठीक है, इससे बढ़िया खर्च कर दें, और उससे भी बढ़िया ऐसा खर्च करें कि कहीं इन्वेस्ट हो रहा हो, ठीक है। तो ये तो अभी क्या है, अगर लेकिन आई अगर कम है तो ये क्या बता रहा है, कह रहे हैं कि 20 साल के लो पर आ गया न्यू इन्वेस्टमेंट, ऊपर लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि लोग खर्च नहीं करते, हाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, मतलब हो सकता है वैसे इन्वेस्टमेंट ये किस चीज़ का था, किन लोगों का खर्चा था ये, है ना, ये उन लोगों का नहीं था जिनके जेब में पैसा नहीं है। हाँ, क्या क्या वजह हो सकती है कि जो बिजनेसेस हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कुल मिलाकर ये बिजनेसेस का इन्वेस्टमेंट है ना, बिजनेसेस द्वारा करा हुआ खर्चा है, हो सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लो हो गया हो, और कुछ इन्फ्लेशन तो वैसे ही लो है, हो सकता है, और कुछ सोचो, हो सकता है, हाँ ये हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस में, मतलब इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस ना रहो, ठीक है, और ये हो सकता है बिजनेसेस के जेब में ही पैसा ना बच रहा हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन्स लो, है ना, कई सारी चीज़ें हैं जो ये इंडिकेट कर सकती हैं क्यों इन्वेस्टमेंट इतना लो जा रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार क्या है, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या हुआ। तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर हिट 20-year लो इन अप्रैल जून क्वार्टर विद ओनली 44,000 करोड़ इन न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और काफ़ी लो है, एकदम वर्टिकल ड्रॉप है, ठीक है। लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट टोटल इतने, सेकेंड हाईएस्ट इन अ डेकेड की अनाउंसमेंट तो इतने की हुई थी, लेकिन क्वार्टर में बहुत कम, 44,000 करोड़ का ही, 27 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट होने के बाद इतना ही आया। इन्होंने कोई रीज़न लिखा है, रीज़न नहीं लिखा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्विस और इतना ड्रॉप, ठीक है, रीज़न नहीं लिखा है, ठीक है, आगे कभी जब भी ये न्यूज़ रिपीट होगी तब देखेंगे अगर वो चाहता है तो, ठीक है। लेकिन इन जनरल ये रीजंस रहते हैं ना, कि अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है या तो इकोनॉमी में, या उसकी जेब में पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें हो सकती है, टैक्सेशन वगैरह जो भी है, ठीक है। केरल वर्सिटी लॉन्चेस जीनोम एडिटिंग मिशन टू बूस्ट पर्ल स्पॉट प्रोडक्शन। पर्ल स्पॉट एक फिश होती है, तो केरल्स पर्ल स्पॉट फार्मर्स फेस स्लो ग्रोथ रेट्स and production challenges, prompting Kerala University of Fisheries and Ocean Studies COFOS to launch a genome editing mission, ठीक है, कुछ होगा तो इन्होंने कर दिया होगा एक जीनोम एडिटिंग मिशन, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं आगे चलता है। बेल कैनॉट बी विदहेल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट सेज सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये केस किसी को पता है क्या हुआ है? मुंबई में एक व्यक्ति था, 4 साल पहले पकड़ा गया था फेक 2,000 रुपए की करेंसी के साथ, ठीक है, जो कि एनआईए का मानना था। उस समय पुलिस ने अरेस्ट करा था और फिर बाद में केस एनआईए को सौंप दिया। एनआईए क्या है? ठीक है, और करती क्या है? जहाँ पे भी ये हमारा नहीं, जहाँ पे भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू होता है ना, उन सारे केसेस को ये देखती है, यूएपी है, ठीक है। तो उन सब के केसेस ये देखती है। तो ये गुलाम नबी शेख कोई व्यक्ति था जिसके पास ये करेंसी पाई गई थी, ऐसा माना गया था कि ये पाकिस्तान से आई है, ठीक है। उसको मतलब अरेस्ट कर लिया गया यूएपीए के अंडर, और एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। उस समय ऑब्वियसली बेल वगैरह सब कुछ डिनाई हो गई थी, क्योंकि मतलब एनएसए वगैरह लगा दी गई थी और ये सब। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 साल बाद एनआईए ने कोई एविडेंस सबमिट नहीं करा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि डिनाइंग बेल कैन नॉट सर्व एज पनिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ क्राइम सीरियसनेस, ठीक है, इस सेंस में बोला। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट denying bail cannot be used as punishment regardless of years, ठीक है, जस्ट ठीक है, बस यही है। वो काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है क्या कि जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बेल इज़ द नॉर्म, है ना, ठीक है। तो बहुत टाइम से मतलब जो प्रोसेस है वही अपने आप में पनिशमेंट ना हो जाए। पनिशमेंट है, मतलब एक बार जब मतलब साबित हो जाते हैं जो अपराध, उसके बाद जो चीज़ मिल रही है वो पनिशमेंट है, प्रोसेस पनिशमेंट ना बने, ठीक है। बस इतनी सी बात है। मोदीज विजिट टू रशिया स्ट्रेंथनिंग हिस्टोरिकल टाइज एमिड्स ग्लोबल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या चल रहे हैं इस समय की? नाटो है, उसकी 75th एनिवर्सरी है, और वहाँ पे सारे जो पार्टनर्स हैं वो मीट कर रहे हैं, है ना, और ऑब्वियसली नए रेजोल्यूशंस वगैरह लिए जा रहे हैं और ये सब, ठीक है। ऐसे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर विजिट है,
तो देखते हैं क्या है कि ठीक है, इसको छोड़ते हैं एक बार को, बस वैसे देख लेते हैं कि इंडिया रशिया जो रिलेशन है वो एक्चुअली कैसे हैं। मतलब ऐसा कुछ है कि मान लीजिए रशिया ने बोला कि आप इस समय मीट करने आए, है ना, वो भी कुछ एंगेजमेंट दिखाना चाह रहे हैं, मान लो इंडिया को जाना पड़ेगा। इंडिया स्ट्रेटेजिकली उतना इंडिपेंडेंट है नहीं रशिया से। क्यों, क्या वजह हो सकती है? हाँ, ऑयल एक वजह है, इससे ज़्यादा बड़ी वजह है एक डिफेंस। हम पता है अपने मिलिट्री डिफेंस का कितना परसेंटेज इंपोर्ट करते हैं रशिया से? ऐसा कुछ था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 60% के आसपास है। ठीक है कि 1970s में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि हम मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ जो थी वो डिनाई करती थी इंडिया को कोई भी आर्म्स देने में, है ना। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रशिया था जो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 90% ऑफ सप्लाईज वहाँ से लेते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म कैसे, जैसे MiG-29 हो गया, S-400 हो गया, या इंक्लूडिंग हमारी कलाशनिकोव जो गन्स वगैरह ये सब, ठीक है, और हमारे मोटार गन्स वगैरह ये सब, है ना, यानी कि तोप वगैरह। तो जब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ के हैं, हमारे ज़्यादातर शिप्स वहाँ की हैं, ठीक है, हमारे मिसाइल्स, रॉकेट्स, मोटार्स, ठीक है, ये सब कुछ वहाँ के हैं। तो इसमें जितने भी पार्ट्स एक्सचेंज होंगे या एम्यूनेशन डलेगा वो हमें रशिया से ही लेना पड़ेगा, है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉब्लम क्या है हमारे, क्योंकि प्लेटफॉर्म सारे रशियन हैं, इसलिए हम फोर्स्ड होते हैं हर साल कुछ लेने के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी 60% ले रहे हैं, अभी हम चेंज करके कुछ और लेना, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम एकदम से मिग को रिप्लेस कर लेंगे। अब मिग का जो रेडार है वो वहीं से लेना पड़ेगा, है ना, जब भी रिप्लेसमेंट होगी या जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने जो प्लेटफॉर्म्स है उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे फ्रांस से हमने रफाल लिया, है ना, अब थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी वहाँ से होगी। इंडियन एयरफोर्स ने कई सालों तक तेजस को रिजेक्ट करा था कि ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री में अभी फोर्सफुली, ऑलमोस्ट फोर्सफुली इंडक्ट करवा लिया है ना, और बड़े क्या कहते नंबर्स में हम प्रोड्यूस कर करके दिए जा रहे हैं, है ना। कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करना शुरू कर जाती है ना। एक रफाइल के बदले में अगर 10 तेजस बन पा रहे हैं, तो जब भी कोई कॉम्बैट मिशन में जाएंगे वो एक्स्ट्रा 9 एयरक्राफ्ट काम आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने जो प्लेटफॉर्म्स है उसको चेंज कर रहे हैं ताकि ये जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए जो रशिया बोल रहे हैं वो मानना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ है वो, ठीक है। हिस्टोरिकल टाइज एवोल्यूशन जैसे भी हुआ, हमारी जो फिलहाल क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो, डिस्पाइट एक्सपेंडिंग इट्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट टू इंक्लूड US, फ्रांस, Israel, India continues to rely heavily on Russian military equipment, which constitutes 60 to 70% of its arsenal, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाएँ, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सॉवरेनिटी तो है ही, बट फिर भी दुनिया में कोई ऐसा देश, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो 100% सॉवरेन हो, ठीक है। पॉलिटी में आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो ये कह सके कि वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। एनीवे, इंटरनेशनल रिलेशन में एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि अगर हम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। हमारे पास वो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी जो आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, एनर्जी टाइज ऑयल के, हाँ ये भी ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक साथ, ठीक है। हालांकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि अगर रशिया ने सप्लाई स्टॉप कर दी, ठीक है, और चाइना के क्लोज हो गया, तो दो चीज़ें एक साथ हो जाएंगी हमारे पास आर्म्स भी नहीं बचेंगे, ठीक है, और एक एग्रेसिव पार्टनर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ड्यू टू इंट्रोड्यूसेस डिजिटल भारत निधि टू एनहांस रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी रिप्लेसिंग यूएसओएफ है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। अब देखो होता क्या था कि 2002-03 के आसपास ये फंड बनी थी, और काम क्या था इसका कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वो जो टेलीकॉम सेक्टर था बूम कर रहा था, 2G II आया था उस समय,
ठीक है। तो जितनी भी मोबाइल की कनेक्टिविटीज़ वगैरह होती थी और लैन की कनेक्टिविटीज़ हो रही थी, उनके ऊपर एडिशनल सरचार्ज वगैरह लगा के एक फ़ंड बनाई गई थी, ठीक है, जिसका काम था कि हर जगह पे टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंच जाए, ठीक है। नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। और फंड ऐसी थी कि हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ये कोटा दिया जाता था कि आप इन एरियाज़ में भी सर्विस देंगे, ठीक है। बीएसएनएल जहाँ कोई नहीं पहुँचता था वहाँ पहुँचती थी, बाकी जितने भी हैं एयरटेल वगैरह उन सब की ऑब्लिगेशन थी कि आप हर जगह सर्विस देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर फंड में कुछ पैसा डालेंगे, है ना, तो सरकार दे देगी और बीएसएनएल के माध्यम से वो दे देती, ठीक है। तो अब क्या है कि वो एरा जा चुका है, ठीक है, और इसलिए ये जो फंड है इसका भी जो मतलब यूटिलिटी है, मतलब जो ये यूटिलिटी सर्व कर रही थी उसके बियॉन्ड हम जा चुके हैं अब, ठीक है। इन्होंने करा क्या है, बड़ी तगड़ी तगड़ी स्कीम चलाई हैं। जैसे आपने भारत नेट सुना है? क्या है बताओ? भारत नेट नहीं, बस सुना है, ठीक है। तो भारत नेट क्या है कि इंडिया के हर गांव को हम लैन से जोड़ रहे हैं, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हम लैन से जोड़ रहे हैं। ये लैन कहाँ से जा रहे हैं? जनरली रेलवे लाइंस के अलोंग ट्रंक लाइंस जा रही हैं और उसके बाद सर्विस लाइंस जा रही हैं, है ना। लैन केबल से, लैन कह रहा हूँ, आई मीन सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ रहे हैं हर विलेज को, हर स्कूल को, हर गवर्नमेंट ऑफिस को, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टर्म एम है। वो सारी फंडिंग कहाँ से आ रही है? वो सारी फंडिंग यहाँ से आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से मान लीजिए एयरटेल और पुराने ज़माने में एयरसेल, हच वगैरह जितनी भी कंपनियाँ होती थी, वहाँ सबसे जो भी पैसा लिया जाता था वो यहाँ कलेक्ट ज़्यादा होता था, खर्च कम होता था। जब तक सरकार की स्कीमें बनती थी तब तक बहुत पैसा कलेक्ट हो चुका होता था। और हमें ये पता है कि अच्छी इकॉनमी के चलने के लिए पैसा का घूमना ज़रूरी है। पैसा पड़ा पड़ा अगर सड़ रहा है तो वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। एक महीने में जितनी बार पैसा एक्सचेंज करेगा हाथ, उतना प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि सरकार ने टैक्स लेकर रख तो लिया, उसको खर्च नहीं करा, क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा था, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अब रिप्लेस कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये निधि बना रहे हैं, डिजिटल भारत निधि, ठीक है। और वही सारी चीज़ें, सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी, असिस्टेंट एडवाइजरी, फिर सपोर्ट एक्सेस एंड डिलीवरी ऑफ टेलीकॉम सर्विस इन अंडर सर्व्ड रूरल या रिमोट एंड अर्बन एरियाज, है ना। वही जो काम पुरानी स्कीम कर रही थी, सेम ही चीज़ ये करेगी अलग तरीके से, ठीक है। अब यूएसओएफ का जो स्कोप है उसको एक्सपेंड कर दिया गया, बस क्या कि R&D, इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अब ये फंड यूज़ करी जा सकेगी, ठीक है। तो जो अगर अंडर यूटिलाइज फंड रह गई है, सरकार के पास इतनी स्कीम नहीं है काम करने के लिए, कुछ नहीं, उसको R&D में लगा दो, ठीक है। तो ये स्कोप बढ़ गया है एक, तो बस यही है। तो कहने का मतलब एक बेटर स्कीम है ना। हम एटलीस्ट जो अंडर यूटिलाइजेशन था फंड का उसको रोक लेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन टू भारत, with the notification of parts of Telecom Act, the government has proposed the transformation of USOF into DBN। कुछ नहीं करा होगा, कुछ नोटिफिकेशन में ये करा होगा कि ये वाली जो फंड है इसका नाम ये हो जाएगा, इसमें ये चीज़ें और आ जाएंगी, बस, ठीक है। तो कोई नोटिफिकेशन निकाल के ये कर देंगे। काम कैसे करेगी कि DBN फंड्स विल सपोर्ट यूनिवर्सल सर्विस बाय प्रमोटिंग एक्सेस टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन अंडर सर्व्ड एरियाज, फंडिंग R&D, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। वो इसी चीज़ के 3 पॉइंट बनाकर ऊपर लिखे हुए थे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, चलो आगे चलते हैं। यह है स्टेटस ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लोज। टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1.179 बिलियन, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रख लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो पहले नंबर पे होगा वो चाइना ही होगा, हमसे ज़्यादा एडवांस भी है, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन अब तक थी, अब नहीं है, खैर, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से दूसरा नंबर है और FDI के हिसाब से चौथा नंबर है सेक्टर के हिसाब से इंडिया में, ठीक है। बस अच्छा, टेली डेंसिटी है 84%, मतलब ये पेनिट्रेशन हो गया कि हर 100 लोगों में कितने लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एजेड पॉपुलेशन उनके डिजिटल इलिटरेसी के कारण कनेक्ट नहीं होंगे और कुछ पुअर पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ये टेली डेंसिटी है, इंटरनेट डेंसिटी नहीं है, किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, बस, ठीक है। आगे चलते हैं। रीचिंग वाइल्ड फायर डार्कन आर्कटिक स्काई थ्रेटनिंग क्लाइमेट स्टेबिलिटी, तो
ठीक है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी, कुछ याद है क्या थी? कि मतलब हमने 1.5 डिग्री को ब्रीच कर दिया। 1.6 डिग्री सेल्सियस बियॉन्ड प्री इंडस्ट्रियल लेवल हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। ये इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। अब ये एक और रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये जो वाइल्ड फायर है कुछ ज़्यादा है। तो क्या है कि दिस मार्क्स द थर्ड टाइम इन पास्ट 5 years दैट हाई इंटेंसिटी फायर्स हैव इरप्टेड इन द रीजन अकॉर्डिंग टू ये, ठीक है। तो ठीक है, a significant majority of these fires are in Sakha, Russia, where more than 160 wildfire charred about इतने hectares of land, ठीक है। और कुछ है, हाँ, इससे रीज़न फॉर वर्सनिंग आर्टिक फायर्स क्या हैं? वो जो इंडिया के रीज़न है लगभग वैसे ही कुछ हैं। क्या? एक तो एक्सेलरेटेड आर्कटिक वार्मिंग, ठीक है, फिर इंक्रीज लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स, पोलर जेट स्ट्रीम चेंजेस। पोलर जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? हैं? ये मैं अर्थ बना रहा हूँ। अर्थ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इक्वेटर बना देते हैं, ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि अच्छा, ज्योग्राफी किस दिन को हो गया? अच्छा, बाकी सबका, अच्छा आपका हो गया, ठीक है, बाकियों का होना है। आपने वो विंड पैटर्न्स का डायग्राम देखा था, ग्लोबल विंड पैटर्न्स का, कैसे होते हैं? इक्वेटर पे किस तरह चलती है विंड, कुछ आइडिया? अच्छा चलो सारी छोड़ो, मेरे को खाली जेट स्ट्रीम बताओ किस डायरेक्शन में चलते हैं इक्वेटर पे? एक इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट चलता है इक्वेटर पे, बाकी हर जगह पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। हर जगह यहाँ पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। नाम कैसे देते हैं हम विंड को? जहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये वेस्टर्ली और ये वेस्टर्ली, ठीक है। और ये जेट स्ट्रीम होती कहाँ पर है? ट्रोपोपॉज के जस्ट नीचे, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर ट्रोपोपॉज मान लीजिए 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की हाइट पे आ रहा, तो यहाँ पे इस हाइट पर होंगी, ठीक है, या उससे थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर किस हाइट पे होंगी? 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पोलर रीजन में, जहाँ पे जनरली ट्रोपोपॉज एंड होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये कि polar jet stream changes की soaring temperature have also slowed down polar jet stream responsible for circulating air between mid and northern latitudes, ठीक है। इनका काम ही ये होता है कि ये हमने देखा ना ऊपर, ये वेवी होती है, जो पोलर वाली जेट स्ट्रीम होती हैं, एक तो वेवी होती हैं, दूसरा ये एक कन्वर्जन जोन क्रिएट करती हैं, ठीक है। जब आप ज्योग्राफी करोगे बाकी ये चीज़ डिटेल में आएगी, ठीक है। तो सोरिंग टेम्परेचर हैव स्लो डाउन the polar jet stream responsible for circulating air, ये ठीक है। The diminished temperature difference between Arctic and lower latitude caused the polar jet stream to often get stuck in one place. समझ रहे क्या है? क्या कि अगर आर्कटिक रीजन भी गर्म हो गया और मिड लेटीट्यूड्स वाला रीजन भी गर्म है, या लोअर लेटीट्यूड्स वाला रीजन भी गर्म है ना। लोअर लेटीट्यूड माने इक्वेटर, हायर लेटीट्यूड मतलब पोलर, राइट। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम जैसा है तो कोई प्रेशर डिफरेंस इतना महसूस नहीं होगा जेट स्ट्रीम का, है ना, जिसकी वजह से ही विंड चले। तो ठीक है, एक ये है बस, ठीक है। स्टैग्नेशन, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे? अच्छा, एनुअल कार्बन एमिशंस ये बोल रहे हैं। ओके, तो ये बता रहे हैं कि वाइल्ड फायर से हमारी कितना कार्बन एमिशन हुआ है हर साल, है ना। और हमें ये दिख रहा है कि वाइल्ड फायर से एकदम से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एमिशन। कहाँ था? 2020 में सबसे ज़्यादा था, फिर कोविड के टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया था एक तरीके से। तो इससे एक चीज़ और पता लग रही है, क्या ये वाइल्ड फायर्स हो सकता है नेचुरल ना हो, है ना, हो सकता है ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से हो, ठीक है। इंडिया में तो हमने देखा ही है, जब इन्वायरमेंट वाले, हाँ, इन्वायरमेंट जब कर रहे थे तब आपने देखा होगा, जब हमने वाइल्ड फायर डिस्कस करा था तो हमने क्या डिस्कस करा था कि ये नेचुरल हुआ करती थी कभी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक
है नहीं कि कोई गया बीड़ी सिगरेट डाल दी गर्मी के मौसम में और फिर आग लग गई। ठीक है, चलो ठीक है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है वैसे? इसका इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो ग्रीन हाउस एमिशन होगी ऑब्वियसली वाइल्ड फायर से, और क्योंकि ये आर्कटिक रीजन में है तो परमाफ्रॉस्ट जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थॉइंग मतलब उसका पिघलना, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है, एक प्रोसेस होता है। तो बस परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? जो पहले से एक्शन हाँ, परमानेंट आइस, राइट। चलो, रेड फ्लैग रेज ओवर सिल्वर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएई थ्रू गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है, कहाँ है और क्या है, कुछ आइडिया? गुजरात में। और करती क्या है गिफ्ट सिटी? हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंस भी है। एक्चुअली इंडिया का एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हब है। ठीक है, और हमने आसपास SEZs भी बना रखे हैं, तो इंडस्ट्रियल हब भी है एक किस्म का। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्ट वगैरह है हम कोशिश करते हैं हाँ ड्यूटी फ्री टैरिफ वगैरह हो। अब हो क्या रहा है कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंडिया का जितना भी सिल्वर ट्रेड है वो सब यहाँ से हो रहा है। उससे हो क्या रहा है कि हमें कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह कम मिल रही हैं। ठीक है, तो न्यूज़ इसके ऊपर है कि इंडियाज बुलियन मार्केट, बुलियन मतलब सिल्वर की मार्केट, फेस डिसरप्शन as most silver imports primarily from Dubai are routed through Gift City exchange bypassing traditional channel and potentially causing significant revenue loss। ठीक है, बस इतनी सी न्यूज़ है, इससे ज़्यादा कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। लोकेशन ठीक है, गांधीनगर है, 2007 में कंसेप्चुअलाइज हुई, 2013 में खुली, कि क्रिएट अ ग्लोबली बेंचमार्क फाइनेंशियल एंड IT सर्विस हब, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये इनको गवर्न कर रही है। बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। लाख्स ऑफ डिवोटीज थ्रॉन्ग पुरी टू विटनेस एनुअल रथ यात्रा। हर साल किस अवसर पर होती है ये आप बस देख लो। ठीक है, सेलिब्रेट्स द जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है, लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल टू गुंडीचा टेम्पल। आप उड़ीसा से हो ना, आप एक्सप्लेन करो क्या चीज़ है। एक्चुअली जो लॉर्ड जगन्नाथ को ना उनकी जो पूरा एक तरह से रथ में बिठा के उनकी जो क्या कहते हैं आइडल जो होता है उनको पूरी पब्लिक खींच के जो होता है दूसरे टेम्पल में लेके जाती है। पर ऐसा क्यों? मुझे नहीं आता। अच्छा, तो क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। चलो, रिचुअल्स प्रीस्ट परफॉर्म, ये सब ठीक है। हाँ, ट्रेडिशन लिखा है, सिंबलाइजेस जर्नी ऑफ डीटीज to their aunt's place reflecting familial ties and communal harmony। ओके, ठीक है, ओके। चलो, ग्राफीन इज सिंपल वंडर। ग्राफीन क्या होता है, कोई आइडिया? ग्रेफाइट क्या होगा, ये आइडिया? हाँ, एलोट्रोप है, लेकिन क्या है, मतलब किस टाइप का एलोट्रोप है? हाँ, ब्लैक कलर का होता है। ज़्यादातर कार्बन के फॉर्म ब्लैक कलर के होते हैं, एक्सेप्ट क्या ये हेक्सागोनल जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है देखने में? ठीक है, क्या कर रहा हूँ पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, रुको फिर से बनाते हैं। हाँ, मैं ये गलती कर रहा था। देखो ये क्या है, ये ना एक लेयर है कार्बन की। ठीक है, हर वर्टिस यहाँ पे एक कार्बन का एटम डिनोट कर रहा है, जूम करो। ठीक है, इस तरीके से, और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है काइंड ऑफ। ठीक है, ये एक लेयर होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, ग्रेफाइट ये वैसे एक ग्रेफीन की लेयर है। जब ऐसी कई सारी लेयर बन जाती हैं उसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्लिपरी होता है हल्का सा। ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर यूं फिसल जाती है। अब साइंटिस्ट ने कुछ रिसेंट, अब ये नेचुरली अकरिंग होता है, एक सिंगल एटम की लेयर अलग से अकर करे, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है ना, ऐसा कभी होता नहीं है। बट साइंटिस्ट ने क्या करा, बड़े ही इनोवेटिव तरीके से लेयर्स को अलग करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट ऐसे जैसे कि एक टेप लो, उस पर ग्रेफाइट रब करो, ठीक है, उसके ऊपर एक और टेप की लेयर लगाओ और उसको छोड़ा दो।
ठीक है, ऐसा होता है ना कि अगर आपका हाथ गंदा है उस पर आप टेप लगा दो और टेप को छुड़ाओ तो गंदा आ जाती है ना। एकदम ऐसे ही उन्होंने लेयर बाय लेयर टेप से छुड़ानी शुरू करी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट मिलना शुरू हो गई। ठीक है, ऑलमोस्ट इतने सिंपल तरीके से उन्होंने ग्रेफीन को अलग कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट है ना, तो मतलब क्या है कि एक तो ये सुपर थिन है, ठीक है, सुपर कॉम्पैक्ट हो जाती है। और क्या है कि कार्बन जनरली करता क्या है, देखो किसी भी कार्बन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इनके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। कार्बन बनाते कितने बॉन्ड है? 4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी रह गया है ना। जनरली वो 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कैसे बनता था कि एक और लेयर जब होती थी ना, जहां पर ऐसे करके जो सेकंड लेयर होती थी, जो मैंने नहीं बनाई, ठीक है, मैंने बनाया ना लेयर के लेयर बाय लेयर होते हैं ग्रेफाइट्स, वो इन वाले से बनाता था, इसलिए वो स्लिपरी होती थी। ये थोड़ा सा लूज बॉन्ड होता था, कभी इससे जुड़ गया, कभी इससे जुड़ गया, कभी अगले से, ठीक है, शीट मूव कर पाती थी। ठीक है, अब क्या है कि इनके पास बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हर एक के पास है, विच मीन्स ये ऑलमोस्ट सुपर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके पास खूब सारे फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इधर से पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ा, उधर इलेक्ट्रॉन भागेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड और हर तरह से सिमेट्रिकल है, कोई वीकनेस पॉइंट नहीं है, तो कहने का मतलब है ड्यूरेबल भी अच्छा होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ है, कॉम्पैक्ट है, खूब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। हम किस काम में ले सकते हैं? चिप्स, हाँ, सेमीकंडक्टर, पूरा बोलो यार। ठीक है, तो हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, है ना, यही इसका काम है। तो देखते हैं क्या लिखा है। ग्रेफीन है सिंपल वंडर। क्या है ग्रेफीन? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एग्जिबिट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज जैसा स्ट्रेंथ, सरपासिंग डायमंड। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में नहीं, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में, खींचने वाली स्ट्रेंथ में, इसमें सरपास कर देता है डायमंड को। हाई कंडक्टिविटी एक्सीडिंग सिल्वर, सिल्वर सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट मेटल है ना कंडक्टिविटी के हिसाब से। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन रबर। ठीक है, और फ्लेक्सिबल अच्छा खासा है क्योंकि सिंगल शीट है। ठीक है, तो सब कुछ एक साथ मिल रहा है हमें। कंडक्टिविटी मिल रही है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, इतना थिन है कि इसके थ्रू आप देख सकते हैं, है ना। तो जैसे हम ये कैपेसिटिव टच वगैरह यूज़ करते हैं, इन सब में काफ़ी काम आ सकता है ना। हम हो सकता है ट्रांसपेरेंट सर्किट बनाना शुरू कर दें, हो सकता है ये जो फ़ोन है ये मुड़ना शुरू हो जाए, रैप होना शुरू हो जाए, है ना, क्योंकि पूरा सर्किट हमारा मुड़ पा रहा है ना, और ट्रांसपेरेंट है ना। अगर किसी प्लास्टिक बेस के ऊपर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सर्किट लगाना शुरू कर दिया जाए तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इससे पॉसिबल है। इम्परमिएबल है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है। ठीक है, बस और क्या है फिर डेफिनेशन स्ट्रक्चर। ग्राफीन क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। स्ट्रेंथ वो सब हमने देख लिया। प्रोडक्शन मेथड इनिशियली डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग स्कॉच टेप टू पील ग्रेफाइट लेयर्स। की पहले तो उन्होंने ये करके अलग करना शुरू करा। मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, कोई चीज़ इतनी सिंपल तरीके से किसी साइंटिस्ट ने बना दी हो। उन्होंने प्रॉपर सेलो टेप की मदद से ग्राफीन बनाया। ठीक है, हैं? हाँ, क्योंकि सिंगल लेयर है ना। अरे वो तो बहुत सारी लेयर हो गई ना। आप इस तरह देखो ना कि अगर हम किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा लेयर ले लेंगे वो ट्रांसपेरेंट रह नहीं पाती है। कहने को हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर है जुपिटर का, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, है ना। कुछ तो वो रिफ्लेक्शन दे रहा होगा। सिंगल लेयर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं दे पाती, इसलिए ट्रांसपेरेंट है वो। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन वगैरह अब हायर उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन क्या होता है कि आपने कार्बन के जैसे वेपर बनाना शुरू करे और उसको कहीं सरफेस पे डिपॉजिट करना शुरू करा और वो ऑटोमेटिकली हेक्सागोनल पैटर्न में डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एप्लीकेशन क्या है? रीइंफोर्सिंग मटेरियल, कार टायर्स वगैरह में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग सिलिकॉन इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कंपोनेंट और इन्हांसिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ, उसके लिए भी ठीक है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा
देखना, है ना। कुछ चीज़ें काउंटर इंट्यूटिव हैं कि हम इसको कंक्रीट वगैरह में भी डाल रहे हैं ये सब। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि ये फला टेक्नोलॉजी आई है, इनमें से 6-7 उन्होंने ऑप्शन दे दिए, उनमें से कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है ये, ठीक है। उस टाइप के सवाल के लिए काम आता है, बस ठीक है। फिर जंपिंग जीन्स एंड आरएनए ब्रिजेस प्रॉमिस टू शेक अप बायोमेडिसिन, ठीक है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पता है क्या होती है? यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, एक तो डिग्रेड, एक क्रिस्पर और एक रीअरेंज। हाँ बिल्कुल, पता है ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? हाँ बायोटेक तो है ही ऑब्वियसली, ये सब कुछ बायोटेक है, ठीक है। क्या है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। अब बैक्टीरियोफेज का मतलब पता है क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया जनरली हमें इन्फेक्ट करते हैं, बट बैक्टीरिया खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं किसी चीज़ से, उनसे छोटे ऑर्गेनिज्म से, मतलब वायरसेस से। अगर कोई ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया में जाकर, ठीक है, उनके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर दे, उनको मार दे और खुद भी रेप्लिकेट हो जाए इस प्रोसेस में, मतलब क्या है कि वो उनको मार सकता है। बैक्टीरिया ने, जैसे हम एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं अपने बॉडी में, ऐसे ही बैक्टीरिया भी अक्सर कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप करते हैं। उनमें से एक मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया ने डेवलप करा है, Cas9 एंजाइम का, ठीक है। ये क्रिस्पर की पूरा नाम है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। अब Cas9 क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। इसका काम खाली ये होता है कि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरियोफेज आया, यानी कि वायरस आया जो उनको हार्म कर रहा है ना, उसके आरएनए को पकड़ेंगे, ठीक है, और उसको मतलब अगर कोई बैक्टीरिया बच गया, अगर बैक्टीरिया मर गया वो बात अलग है, बच गया तो वो क्या करेगा, इस वायरस की पहचान करेगा। कैसे? इसका आरएनए खोल के इसको कट करेगा, इसके जीन को, और अपने जीन में मिला लेगा, ठीक है, ताकि इसके आगे जितनी भी जनरेशन्स हैं, आगे जितनी भी बार ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा, है ना, हर उस जनरेशन को पता हो कि ये वाला जीन है, इससे बच के रहना है, ठीक है। अब हमने करा क्या? हमने इस Cas9 एंजाइम को आइसोलेट कर लिया। ये एक तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। हमारे पास कोई तरीका नहीं है मॉलिक्यूल को यूं करके कट कर देने का, कोई तरीका नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया के पास था Cas9 एंजाइम। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस पे जीन को कट कर सकते हैं और उसकी जगह कुछ और डाल सकते हैं, या फिर कट करके बचे हुए जीन को वापस जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई हैं? हमारे पास शानदार टेक्नोलॉजी, अब मतलब जो बेसिक ब्लॉक्स ऑफ जीन एडिटिंग थे अब जाकर रेडी हो गए हैं। किसी ज़माने में सोचा गया था कि हम कुछ भी डिज़ाइनर बना सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइनर बेबी, एकदम इस तरीके से कि जैसे हम सॉफ्टवेयर पे बैठे हुए हैं और कहना है कि अब हमें बेबी डिज़ाइन करना है, उसकी इसकी नीली आंखें होंगी, ग्रे बाल होंगे, ये होगा। हम ऑलमोस्ट ये सारे काम कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास 3 बेसिक टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। एक डिग्रेड करने की, siRNA, ठीक है, ये बहुत पुरानी पहले से थी, हम जीन को डिग्रेड तो पहले ही कर सकते थे। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम जीन को कर सकते हैं कट, ठीक है, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए उसको हटा सकते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रीअरेंजिंग है ये चीज़ है, ये ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है, नोन एज जंपिंग जीन्स कैन मूव विद इन जीनोम इन्फ्लुएंसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसको जंपिंग जीन्स कहते हैं कि हमने एक जीन का पैच उठाकर उसी स्लाइड पर, रिबन की तरह होते हैं ना डीएनए आरएनए, है ना, तो उसी स्लाइड पे हमने यूं स्लाइड करके ऊपर की जगह नीचे कहीं फिट कर दिया। ये ट्रांसफॉर्म्स कर रहे हैं ये काम, ठीक है। मेरे को क्रिस्पर के बारे में ठीक से पता है कि कैसे काम कर रहा है, ये अभी आया है न्यूज़ में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अगली बार जब आएगा तो और डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो RNA bridge are RNA molecules guiding precise DNA edits, enhancing genetic manipulation and for research and genetic therapeutic application. तो कुछ क्या है definition है, jumping genes या transforms are DNA sequence that can change their position within genome, jumping from one location to another characteristic. They can influence gene expression, genome evolution by moving around and altering genetic sequence. बस इतना ही है। RNA bridge क्या है कि RNA bridge refers to RNA molecules that can bind to 2 separate pieces of DNA, facilitating genome editing. तो RNA bridge है कि ये bind करता है 2 जगह पे
बाय गाइडिंग इंस्ट्रक्शन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, इस बारे में मेरे को और देखना पड़ेगा, ये देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन कुछ ज़रूर कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा पीछे। ठीक है, अगली बार जब भी आएगा इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाधवन एक ग्लोबल पोर्ट इन द मेकिंग। कहाँ पर है वाधवन? ओके, नॉर्थ महाराष्ट्र में एकदम। ग्रीन फील्ड एडिशन टू ब्लू इकॉनमी। वाधवन नियर धानु इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज चोजन साइट फॉर ऑल वेदर डीप वाटर मेगा पोर्ट। ठीक है, 76,000 करोड़ की कॉस्ट पे हम बना रहे हैं। ठीक है, इस समय हमारे पास कितने मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ आइडिया? इंडिया में टोटल मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 12। ठीक है, हमारे पास कोस्टल स्टेट्स कितनी हैं? गिनो। पक्का 8 है। 9वीं कौन सी रह गई थी? गोवा। गोवा रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो 9 हमारे पास स्टेट्स हैं। हमारे पास टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में क्या कहते हैं, एक है। तमिलनाडु में 2 हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं, गुजरात में 3 हैं। इस तरीके से टोटल हमारे पास 12 हैं, तो एक 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, एनीवे आगे चलते हैं। तो एक हमारे पास ये महाराष्ट्र में ये वाधवन पोर्ट और आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कैपेसिटी। ठीक है, बोन फ्रेगमेंट्स इन टिबेटन केव रिवील डेनिसोवन्स डाइवर्स हंटिंग प्रैक्टिसेस एंड हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ बोन फ्रेगमेंट यहाँ पे टिबेटन प्लेटो में डिस्कवर करे गए हैं। डेनिसोवन्स दीज फाइंड डेनिसोवन्स ना मोस्ट प्रोबेबली मैं श्योर नहीं हूँ वैसे, बट होमो स्पीशीज के ही थे। लिखा क्या? हाँ लिखा, मिस्टीरियस एक्सचेंज कंसर्न्स ऑफ निएंडरथल्स। ठीक है, एंड आवर ओन स्पीशीज। निएंडरथल भी होमो स्पीशीज के थे। ठीक है, अब होमो स्पीशीज क्या है कि प्राइमेट्स किनको कहते हैं? जो 2 पैरों पे चल पा रहे होते हैं, है ना। मतलब हो सकता है वापस बैठ जाएं लेकिन 2 पैरों पे चल पा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर जो ग्रे टेप्स हैं ये सब तो हो गए प्राइमेट्स। उसमें भी होमो स्पीशीज वो होते हैं जिनका ब्रेन साइज मतलब एक पर्टिकुलर सीसी से ज़्यादा हो जाता है और ह्यूमन जैसा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सब होमो स्पीशीज होते हैं। तो कहने का मतलब ये भी कुछ होमो स्पीशीज होंगे और निएंडरथल्स के कज़न होंगे। निएंडरथल कौन से थे? ये ना मतलब ह्यूमंस के आने से पहले कई सारी दूसरे ह्यूमंस की वैरायटीज़ थी। ठीक है, जैसे होमो इरेक्टस हो गया, होमो हैबिलिस हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक होमो निएंडरथल्स थे, वो पाए जाते थे नॉर्दर्न यूरोप वगैरह में, एक्चुअली पूरे यूरोप वाले इलाके में। ठीक है, तो होमो सेपियंस जब अफ्रीका से निकले, अब ये सारे जितने भी होमो स्पीशीज हैं इवेंचुअली कहीं ना कहीं अफ्रीका से निकले, तो बाद में अलग अलग जगहों पे अडेप्ट हो गए थे। जब होमो सेपियंस की ट्राइब फ्लरिश कर गई पूरे अफ्रीका में, उसके बाद कुछ माइग्रेंट ग्रुप्स यूरोप की साइड पे निकले थे, है ना। तो वहाँ पे एनकाउंटर हुआ था उनका। तो ये एनकाउंटर तकरीबन 40,000 साल पहले हुआ था, और 10,000 साल पहले तक आते आते ह्यूमंस ने बाकी जितनी भी होमो स्पीशीज थे उन सबको मार डाला था, है ना। खाली होमो सेपियंस बचे थे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द न्यूज़, डाइवर्स प्री एनवायरनमेंट वगैरह। ठीक है, इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र लीड इन इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस सर्वे रिवील। ठीक है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हाईएस्ट। ये नंबर्स कुछ दिए हैं हमारे पास, हाँ यहाँ नंबर्स हैं। ठीक है, स्टेट्स विद हाईएस्ट शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। अच्छा, ये शेयर की बात हो रही है कि कितना प्रोडक्शन है उसका शेयर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, अराउंड 13.83, मतलब अराउंड 14%। वेस्ट बंगाल में 12%। ठीक है, कहने का मतलब ज़्यादातर स्टेट्स में 4.5% से भी कम है जो इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब हाँ वो तो ठीक है, बट हुआ क्या? हाउ आर दे अनऑर्गेनाइज्ड? हम ऑर्गेनाइज मतलब किस सेंस में बोलते हैं? क्या नंबर के सेंस में, क्या स्केल के सेंस में? कोई रेगुलेशन नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। और ज़्यादातर हम रेगुलेशन किस टाइप का मान रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट ही रेगुलेशन होते हैं, मतलब हम किस डिपार्टमेंट से कंसर्न हैं? हो सकता है टैक्सेस फिर भी पे कर रहे हो किसी न किसी तरीके से। अगर लेबर नॉर्म्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम अनरजिस्टर्ड। ठीक है, इनफॉर्मल। ठीक है,
तो ऐसा हो जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। स्टेट वाइज चेंजिंग अमंग मेजर स्टेट्स यूपी रिकॉर्डेड ये इतने % शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है वो ठीक है, उससे क्लियर हो गया। कंपैरिजन विद प्रीवियस डेटा ट्रेंड्स, ठीक है और ज़्यादा कुछ है नहीं, छोड़ो क्विज करते हैं। क्या होता है एंटेंगलमेंट? दो पार्टी का आपस में अगर एक स्पेस में दो भी है वो, अगर हाँ। कुछ चेंज आएंगे दूसरे तो दूसरे में भी आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर एंटेंगलमेंट ही होना चाहिए। पहले समझाते हैं एंटेंगलमेंट होता क्या है। कि इस तरह देखो, क्या वो साइंस किसके पास थी पहले ये बताओ 12वीं में, ठीक है, बाकियों के पास नहीं थी। चलो ठीक है, इस तरह सोचो कि एक एटम है, ठीक है, उसमें एक एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल है एक, ठीक है, ये क्या कहते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको वैसे कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ये है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं हो सकती, है ना। अगर सब कुछ एक भी है तो एक अप स्पिन कर रहा होगा, एक डाउन स्पिन कर रहा होगा, इस तरीके से आप सोचो, ठीक है। एक यूं घूम रहा है मान लीजिए, एक उल्टा घूम रहा है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने 2 इस तरीके से क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं, आओ जल्दी बैठो, ठीक है। इस तरीके से क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन आपने एक पेयर रखा हुआ है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक अगर इस तरह घूम रहा होगा, एक दूसरी तरह घूम रहा होगा। अब हमें नहीं पता कि दोनों कैसे घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल आता है कि ये मतलब कहा जाता है, ये बड़ा ही वियर्ड प्रिंसिपल है और बहुत ही अजीब लगता है सुनने में, क्या कि जब तक हम ऑब्जर्व ना करें इलेक्ट्रॉन को तब तक हमें पता नहीं होता वो किस स्टेट में घूम रहा है, वो अप स्पिन है उसकी या डाउन स्पिन है, इस तरह मान लो। हाँ जो भी है, स्क्रॉडिंजर कैट यहाँ पे एक वो मतलब, हाँ स्क्रॉडिंजर ने इसको बड़े ही वियर्ड तरीके से एक्सप्लेन करा कि मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक कैट है और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसी ऐसी चीज़ का जो इमीडिएटली खुला तो मर जाएगी कैट, ठीक है। तो और ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये कभी भी रेडिएट कर सकता है और कैट कभी भी मर सकती है। डब्बा बंद है, हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, अब कैट मरी हुई है जिंदा है। तो ऐसा कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर आपको नहीं पता कि ये अप स्पिन है या डाउन स्पिन है तो जनरली क्या होता है, वो जो पार्टिकल है इस तरह बिहेव कर रहा होता है जैसे सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 स्टेट्स हो, वो अप स्पिन की तरह भी बिहेव कर रहा है, डाउन की तरह भी। ये इतना वियर्ड है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो जो कैट है ना अंदर, वो मरी भी है और जिंदा भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 स्टेट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। अब हम वापस अपने एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, ठीक है। हमने 2 एंटेंगल्ड वो रखे हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, एक अप स्पिन में था एक डाउन स्पिन में था। अब इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम ले जाते हैं, ठीक है। अब जब तक हमने इसको खोल के नहीं देखा तब तक ये दोनों ही अप स्पिन डाउन स्पिन दोनों के सुपर इम्पोजिशन में, हमें नहीं पता कौन सा अप स्पिन में कौन सा डाउन स्पिन में, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये एंटेंगल्ड थे और जैसे ही हमने इसे खोल के देख लेंगे तो या तो वो डेड हो गई या अलाइव होगी, है ना। तो या तो अप स्पिन होगा या डाउन स्पिन होगा। अब क्योंकि दोनों पार्टिकल्स क्वांटमली एंटेंगल्ड थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस बेशक हो गया हो, अगर ये डाउन स्पिन है तो वो अप स्पिन होगा ही होगा, है ना। इसको खोलते ही वहां पे जो क्वांटम पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी। आप समझ रहे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी इमीडिएट कम्युनिकेशन हो रहा है। वैसे अदरवाइज हमें फिजिकल लॉज क्या कहते हैं, हम कितने तेजी से कोई सी भी चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल ही नहीं सकती, ठीक है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे देखा कि भी ये अप स्पिन है, वो इमीडिएटली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे डाउन स्पिन हो गया, मतलब इनफाइनाइट स्पीड पे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। ये क्वांटम कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है, क्या, क्वांटम एंटेंगलमेंट, कि यहाँ पे हम कुछ करेंगे और इमीडिएटली वहाँ पे कुछ हो जाएगा। आया प्रिंसिपल समझ में, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक साथ हमने कर ली, यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल भी कर लिया और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कर लिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि कैट डेड भी हो सकती है, अलाइव भी हो सकती है,
ठीक है। ये और वहीं पे सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल कि चलो हमें नहीं पता ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब नहीं पता का मतलब ये है कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्टेट्स में है, ठीक है। तो तीनों प्रिंसिपल आपको एक ही एग्जाम्पल में आ गए, ठीक है। कोशिश करना याद रखना, अगली बार फिर से कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा फिर डिस्कस करेंगे। क्या बात है। उन्होंने पढ़ा वाधवन, ठीक है, महाराष्ट्र। सर फिर भी पूरा क्वेश्चन तक होता है कि चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये वाला पढ़ो, फिर से कर देगा वो। A, B, ऑप्शन ए, ऑप्शन ये कौन कौन बोल रहा है? बी कौन कौन बोल रहा है? ये वाले कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? मैंने ए कौन कौन बोल रहा है, आपने भी बोला, हाथ भी नहीं खड़ा करा। बी कितने आ रहे हैं? 1 2 3, पता नहीं, चलो बी कर लेते हैं। अभी तो वैसे हमने पढ़ा था क्या है कि पूरा जीन एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह, जीन जंपिंग होती है ना, है ना। तो डीएनए सीक्वेंस कैन मूव विद इन जीनोम। जीनोम एक सीक्वेंस है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह, रिबन में एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा जीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफीन? लो सरफेस एरिया। पहले से करके आए हो क्या? आज संविधान का स्टेटस पे लगा हुआ नहीं है। ओ अच्छा, अरे बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना। फिर हाई स्ट्रेंथ हमने देख ही लिया होती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी, अरेंज एंड हनीकॉम्ब लैटिस हमने देख ही लिया था, एक ही चीज़ है। लो सरफेस एरिया हो ही नहीं सकता, है ना। सरफेस एरिया ही तो हाई है, हमने एक एटम थिक कर दिया उसको, ऊपर पूरा सरफेस खाली है, नीचे पूरा सरफेस खाली है, इससे सरफेस एरिया किस चीज़ में होगा, है ना। लो सरफेस एरिया तो हो ही नहीं सकता। जो कि एनिमल से जंप करते हैं, है ना, इन्फेक्शियस डिजीज जो एनिमल से जंप कर जाए। आपको उधर ना एक्चुअली क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम है, हाँ, डी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है जी।